पाइथागोरस थ्योरम के लेक्चर आने के बाद आई एम ब्रिंगिंग दिस सीरीज़ ताकि आप थोड़ा सा ये समझ सको कि क्वेश्चंस जो होते हैं, जो बेसिक आपका क्लास 6, 7, 8, 9 में आप लोगों ने जो पढ़ा है, उसका एक शॉर्ट रिवीजन करना चाहता हूँ थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ ऐसे कंसेप्ट होंगे जो आपके लिए न्यू होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो क्वेश्चन देखते हुए आपसे बन जाए। सो बेसिकली दिस इज बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर ओलंपियाड प्रिपरेशन एंड दिस इज ग्राउंड जीरो. So how many questions will be there? The questions will be from 1 to 50 and the revision can be done through problems. ठीक है. So first question क्या कह रहा है? It says that 64 is divided into 3 parts proportional to 2, 4 and 6. The smallest part is. So अब ये तो पता है बच्चों कि 64 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया जो कि प्रोपोर्शनल है 2, 4 और 6 में. तो इसका मतलब क्या होगा? नंबर्स विल बी, नंबर्स क्या क्या होंगे? 2x, 4x एंड 6x और इनका सम कितना होगा? 64. दैट इज अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन. सो बेसिकली 12x इक्वल टू कितना हो गया? 64. तो x कितना हो गया? 64/12 दैट इज 4 से 16 एंड 4 से 3. सो 16/3. अब बोला गया था स्मॉलेस्ट पार्ट, तो स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होगा? 2x/3. 2x दैट इज इक्वल टू 32/3. सो 32/3 इज 10 होल 2/3. सो आंसर विल बी C. Next, let R is equal to GS minus 4 when S is equal to 8 and अच्छा. So basically क्वेश्चन नंबर 2 ये लीनियर इक्वेशन का सिंपल क्वेश्चन है. R is equal to GS minus 4 दिया हुआ है. तो बोल क्या रहा है? जब S 8 है तो R 16 है. तो S 8 है तो G 8 minus 4 is equal to R 16 है. तो बेसिकली यहाँ से G का वैल्यू पता चल गया. तो दिस इम्प्लाइज G is equal to what? 20/8. सो 20/8 मतलब कितना हो गया? 4 से 5, 5/2. तो अब क्या कह रहा है? जब S 10 हो जाएगा. सो बेसिकली नाउ R इज इक्वल टू जी एस माइनस 4. अब S 10 है और G कितना है? 5/2. तो R कितना होगा? सो बेसिकली दिस विल बी R 5, 5, 25 दैट इज 21. सो आंसर इज 21. नेक्स्ट क्वेश्चन ये बच्चों क्वाड्रेटिक का है. द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू. तो सम ऑफ रूट्स तो हमें पता ही है कि सम ऑफ रूट्स कैसे होता है. सबसे पहले इसे अरेंज करो. 4x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0. अब सम ऑफ रूट मतलब लेट द रूट्स बी अल्फा बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों? -b/8 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -8/4. सो बेसिकली द आंसर विल बी 2. तो आंसर इज 2. सो बेसिकली द आंसर विल बी नन ऑफ दिस. नन ऑफ दिस क्यों? क्योंकि ऑप्शन में 8 - 5. तो आंसर इज नन ऑफ दिस क्योंकि आंसर कितने होंगे? 2. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या बोला है? रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म्स. ठीक है. a² माइनस इज इक्वल टू. ठीक है. तो ये तो बस एक्सप्रेशन लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a² माइनस b² है. सो और a b है तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी ये तो लिखा जा सकता है. नीचे कितना है? a b माइनस यहाँ से b कॉमन लिया जा सकता है. a माइनस बी हो गया. ठीक है. और यहाँ से a कॉमन लिया जा सकता है. b माइनस ए हो गया. तो b माइनस ए को जब a माइनस बी लिखेंगे बच्चों तो यहाँ पे एक प्लस साइन आ जाएगा. दिस गेट्स कैंसल्ड. अब और a का एलसीएम तो a b रहेगा. तो ऊपर में a² माइनस b² ही है और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? a है b नहीं तो प्लस b². सो बेसिकली दिस गेट्स कैंसल्ड. तो a² बटे ab बचा. सो बेसिकली आंसर विल बी a/b. सो आंसर इज a/b. तो 4 का a. ठीक है. नेक्स्ट 5th वन. अच्छा 5वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का. क्या बोल रहा है? इफ 5 ज्योमेट्रिक सीरीज आर इंसर्टेड बिटवीन 8 एंड 5832. ठीक है. तो बेसिकली 8 और 5832 के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन डाला गया है. द 5th टर्म इन द ज्योमेट्रिक सीरीज इज. ओके. सो बेसिकली 8 और 5832 इनके बीच में कितने टर्म्स डाले गए? सो दिस इज a1 मान लो. बीच में 5 टर्म्स डाले गए. तो a7 दे रखा है बच्चों. कितना? 5832 ये दे रखा है. ठीक है. सो बेसिकली a7 का मतलब क्या होता है? हमें पता है कि an टर्म जो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ar⁻n-1 होता है. सो बेसिकली a7 मतलब कितना हो जाएगा? वेयर r इज व्हाट? r इज कॉमन रेशियो एंड a इज द फर्स्ट टर्म. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 8 है और r⁻n-1 ये r कॉमन रेशियो है. दिस इज इक्वल टू 5832. सो बेसिकली 8 गेट्स कैंसल्ड.
8 7 56 23 8 2 69. सो r टू द पावर n माइनस वन, ये कितना आ रहा है 729. सो r टू द पावर n माइनस वन, और n कितना है 7, दैट इज r टू द पावर 6 इज इक्वल टू 729. तो ये कितना हो गया 3 टू द पावर 6. तो बेसिकली r विल बी व्हाट, r इज 3. अब r3 आ गया और पूछा क्या है मुझसे, पूछा गया है कि फिफ्थ टर्म कौन सा होगा. सो बेसिकली फिफ्थ टर्म विल बी a5 इज इक्वल टू व्हाट ar टू द पावर 4. व्हाट वाज a 8, r टू द पावर 4 मतलब 3 टू द पावर 4. सो बेसिकली 3 टू द पावर 4 इज 81 into 8, so that is 648. So answer is 648. Answer is 648. Next question. The value of y which will satisfy the equation 2x square plus 6x plus 5y plus 1 equal to 0 and 2x plus y plus 3 equal to 0 may be found by solving. Okay, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, y का रिप्लेसमेंट कर देते हैं. सो y का रिप्लेसमेंट, लेकिन आंसर सिर्फ y में ही दिया है तो x को रिप्लेस करना पड़ेगा. सो इफ़ आई रिप्लेस x, तो सेकेंड इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन इज़ व्हाट 2x, 6 नंबर सेज 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 था. तो यहाँ से बेसिकली x का वैल्यू कितना हो गया -1/2 इंटू वाई प्लस 3, ये हो गया. ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है, पहले इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5y प्लस 1. सो 2x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 6x प्लस 5y प्लस 1. सो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है. सो इसके लिए क्या करेंगे 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ये पुट करना है सब्स्टिट्यूट. तो 1/4 y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, और x की जगह फिर से क्या पुट करना है -1/2 y प्लस 3 प्लस 5y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ये आ गया. सो दिस गेट्स कैंसल्ड. तो 1/2 y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 3y प्लस 3 एंड प्लस 5y प्लस 1. तो बेसिकली हमें 1/2, यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू वाई प्लस 3 और प्लस 10y प्लस 2 इक्वल टू 0. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस 6y माइनस 18 प्लस 10y प्लस 2 इक्वल टू 0. तो 6y गेट्स कैंसल्ड. सो बेसिकली वाई स्क्वायर प्लस 10y और 11 माइनस 7 इक्वल टू 0. सो वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व किया जा सकता है. तो वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों. 7 says if the digit 1 is placed after a 2-digit number whose 10th digit is t and units digit is u, the new number is. तो इसका मतलब 10th digit मतलब पहले ऐसे लिखा था, यूनिट डिजिट u था और 10th digit t था. अब क्या हुआ, डिजिट 1 पहले पुट कर दिया गया 2 डिजिट नंबर के, तो इसका मतलब अब वंस पे क्या आ गया 1, टेंस पे क्या आ गया u और 100 में क्या आ गया दैट इज t. तो बेसिकली वैल्यू क्या हो जाएगा 100t प्लस 10u प्लस 1, बी इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सेज इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज 100% द एरिया इज इंक्रीज बाय. अब एक बात सोचो, पहले मान लो एरिया पाई आर स्क्वायर था. ठीक है, अब रेडियस इंक्रीज़ किया 100%, मतलब रेडियस आर था अब 2r हो गया. सो बेसिकली अब एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. तो सिंपल सी बात है, पहले पाई आर स्क्वायर था अब 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इंक्रीज़ कितना हुआ है. अरे पाई आर स्क्वायर को अगर 100% मानेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर का इंक्रीज़ हुआ है, मतलब 300% का इंक्रीज़ हुआ है. तो बेसिकली आंसर इज़ 300%. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सेज, 9 क्या कह रहा है बच्चों, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट एंगल डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल हुज रेडियस इज आर. सो नाउ दिस इज गुड क्वेश्चन. अब ऐसा है कि एक सेमी सर्कल है बच्चों. ठीक है, ये सेमी सर्कल का कहा जा रहा है कि रेडियस आर है. ठीक है, सो रेडियस इज आर, और कहा क्या एरिया ऑफ द लार्जेस्ट एंगल डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल.
तो सेमी सर्कल में क्या किया जा सकता है, डायमीटर को बेस मान लो और जिसका सबसे लार्जेस्ट एल्टीट्यूड होगा वो हम कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब अगर डायमीटर को बेस मान लें तो ग्रेटेस्ट एरिया तभी आ सकता है जिसका सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड बड़ा हो, और सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड तभी बड़ा हो सकता है जब उसका हाइट उसके रेडियस के बराबर हो जाए। मतलब हाइट रेडियस के बराबर हो जाए, यही मैक्सिमम हो सकता है। तो इस मैक्सिमम के केस में क्या होगा वैल्यू, तो इस मैक्सिमम के केस में वैल्यूज़ जो होंगे वो हो जाएगा 1/2 इंटू r into 2r, that is the area. So basically this will be r square. तो रेडियस कितना, एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, r स्क्वायर। डन। क्वेश्चन नंबर 10 says 10 क्या है बच्चों, आफ्टर रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, अच्छा न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया जा रहा है तो द डिनोमिनेटर इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज, तो बेसिकली फॉर सॉल्यूशन 10 क्या कह रहा है, √3 माइनस √2/√3 है, ठीक है। तो अगर इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज करें तो ये इतना हो जाएगा √3 + √2, तो ऊपर में तो 1 हो गया, नीचे में कितना हो जाएगा √3 इंटू √, तो 3 + √6, सो डैट विल बी द आंसर। सो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 3 + √6। नेक्स्ट 11 नंबर से क्या कह रहा है, इफ़ द फॉर्मूला C = En/r + nr, n इज इंक्रीज वाइल E, R एंड R आर केप्ट कॉन्स्टेंट देन C। अच्छा सो बेसिकली अब इसमें कैसे चेक करना है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, n को इंक्रीज़ किया गया है तो एक काम करो बच्चों, c पूरे को n से डिवाइड कर लो। सो बेसिकली दिस इज़ r/n + r, यही है। अब इसका मतलब क्या होगा, अगर n इंक्रीज़ करता है तो r/n क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, तो r/n + r क्या होगा, ये भी डिक्रीज़ करेगा क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो बेसिकली E/r/n + r क्या होगा, ये तो इंक्रीज़ करेगा, तो बेसिकली C क्या होगा, C इंक्रीजेस, ठीक है, C इंक्रीजेस। सो फॉर दिस वन C इंक्रीजेस, सो द आंसर इज B, ठीक है। नेक्स्ट 12 क्या कह रहा है, एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इंक्रीजेस फ्रॉम 3 to n, the sum of the exterior angle formed by extending each side in succession, it always remains constant. It always remains constant and that's value is 360 degree. I think you must all have studied कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल का सम, मान लो ये है, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल, मतलब व्हाट आई एम सेइंग, दिस एंड दिस, इस तीनों का सम ABC 360 होता है। अब अगर मान लो तुम ऐसे बना लो, इवन यू मेक हेक्सागन, ठीक है, even if you make hexagon and draw the exterior angle for example like this, ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे बना लो, तो ये एंगल ABCDEF सबका सम हमेशा 360 ही होगा, सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360, तो ये कांस्टेंट ही होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। सो 13 सेज द रूट्स of x² - 3x + 2x and x - 4 आर वेरी इजी। कैसे करना है, तो सबको इक्वेट करते हैं रूट के लिए 0, तो एक को x 0 हो जाएगा, x 4 हो जाएगा और x² - 3x + 2 = 0 है। तो बच्चों बेसिकली ABC जब 0 हो तो इसका मतलब A को भी 0 होना पड़ेगा, या B को 0 होना पड़ेगा, या C को 0 होना पड़ेगा, या सभी एक साथ 0 भी हो सकते हैं, या फिर दो दो करके। तो बेसिकली हमें क्या करना है, ज़ीरोस निकालना है, तो एक बार x 0 4 हो गया और एक बार क्या हो जाएगा, इसको अगर करेंगे तोड़ेंगे तो x² - 2x - x + 2 = 0। सो बेसिकली x - 2 - 1 x - 2 = 0, तो x = 1, 2, तो आंसर क्या क्या होगा 0 1 2 4, 0 1 2 एंड 4। सो आंसर ऑफ 13 इज 0 1 2 4। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है, x और y निकालना है, तो बेसिकली ये 3y है 6y, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऐड कर देते हैं, तो 4x - 4x। नाउ कैन दिस बी सॉल्व, तो ये देखा जाए कि बेसिकली ओके
ये सॉल्व किया जा सकता है क्या? नहीं। अगर नहीं किया जा सकता है तो क्यों नहीं किया जा सकता है? तो रीज़न ये है कि इसको अरेंज करते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है और माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 है। तो बेसिकली a1 बाई a2 that is minus 1 by 2 is equal to also b1 by b2 बट दैट इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और ये कंडीशन क्या होता है? दिस कंडीशन इज़ ऑफ नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन? अगर दोनों का ग्राफ बना है तो ये ग्राफ बेसिकली ऐसा होगा, दे आर पैरेलल लाइंस। सो इफ़ दे आर पैरेलल लाइंस, क्योंकि इनकी स्लोप सेम है तो पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो इसकी सॉल्यूशन साइमल्टेनियस हो नहीं सकती। तो बेसिकली नो सॉल्यूशन, देयर इज़ नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 आर। तो इसका तो रियल फैक्टर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो बेसिकली क्या है कि हम लोग रैशनल कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं और या फिर इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 4 को जब भी हम फैक्टराइज करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन अगर इमेजनरी में देखें तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। क्यों? आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक है, अगर इसमें ज़्यादा जानना है तो आई हैव ऑल्सो अपलोडेड माई लेक्चर्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लीज़ लुक एट इट। तो ये बेसिकली कितना हो गया? एक्स प्लस 2 आयोटा इंटू एक्स माइनस 2 आयोटा, बट ये तो रियल नहीं है इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 सेज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन a प्लस 3b का होल स्क्वायर a माइनस 3b का होल स्क्वायर व्हेन सिंप्लीफाइड इज। तो बेसिकली इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों, क्या? a प्लस 3b इंटू ए माइनस 3b का होल स्क्वायर को बाहर ले लो तो बेसिकली ये होल पर पावर 4 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर हो जाएगा पर पावर 4 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर पर पावर 4। अब बेसिकली हमें ये पता होगा कि a प्लस बी पर पावर n हैज़ ऑलवेज n प्लस 1 टर्म्स। कब? जब a और b डिस्टिंक्ट हो। तो यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर तो डिस्टिंक्ट है, तो बेसिकली पावर 4 है, तो पावर 4 मतलब टोटल टर्म्स कितने होंगे बच्चों? 5 टर्म्स। तो आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द फॉर्मूला विच एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज। अच्छा, एक्स 1 है तो 90, जब 2 है तो 70, 3 है तो 40, 4 है तो 0। सो हाउ वुड वी सेटिस्फाई? तो बेसिकली डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं बनाया जा सकता, तो वी हैव टू टेस्ट। व्हाट वी हैव टू टेस्ट? पुट करके देखते हैं। जब एक्स 0 रखना है तो वाई 100 आ रहा है, 1 रखना है तो 90 आ रहा है, 2 रखना है तो 80 आ रहा है, तो ये तो फेल हो गया। जब एक्स 0 रखना है तो 100 सही है, एक्स 1 रखना है तो 95, ये फेल हो गया। वाई एक्स 0 रखना है तो 100, एक्स 1 रखना है तो 90, 2 रख रहे हैं तो सो बेसिकली दिस इज कमिंग 70, 3 रख रहे हैं तो 95 45, जब 3 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है? 15 एंड दिस इज 95 45 दैट इज 60, तो दिस इज कमिंग। 4 रख रहे हैं तो 4 80 और 20 0, तो आंसर इज सी। सी सेटिस्फाइज ऑल द सेट्स फॉर एक्स एंड वाई, इसीलिए सी इज द आंसर। ठीक है, सो फॉर डी 20 ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 18 क्या कह रहा है बच्चों? ऑफ द फॉलोइंग ए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए वाई, ए एक्स टू अपर, हाँ ठीक है। अच्छा, ये दो सेटिस्फैक्शन कर रहा है, मतलब 18 में ऐसा कहा जा रहा है कि ए एक्स माइनस वाई, ए एक्स माइनस ए वाई होता है, ठीक है। ए एक्स टू द पावर ए पर पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ये तो ट्रू नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है। ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर वाई का मतलब क्या होता है? ए टू द पावर एक्स बाई ए टू द पावर वाई, तो ये तो गलत लिख दिया है। ठीक है, लॉग ये भी गलत लिखा हुआ है, ये तो ट्रू है। बेसिकली 5 एक्स इंटू ये भी गलत है, तो बेसिकली सिर्फ 1 ही सेटिस्फाई कर रहा है, ओनली 1 इज़ ट्रू। ठीक है, सो ई इज़ द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 19 क्या है बच्चों? इफ एम मैन कैन डू ए जॉब इन डी डेज देन एम प्लस आर मैन कैन डू द जॉब इन। तो एम मैन डी डेज में, ठीक है, डी डेज,
तो 1 मैन MD डेज लेगा, ठीक है। सो बेसिकली M प्लस R मैन कितना लेगा, तो MD बाय M प्लस R डेज। क्यों? क्योंकि डेज ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना नंबर ऑफ डेज ज़्यादा होगा बच्चों, जितना नंबर ऑफ मैन ज़्यादा होगा उतना नंबर ऑफ डेज कम होगा। बेसिकली इस क्वेश्चन में एक चीज़ है कि ईच मैन इज़ इक्वली एफिशिएंट, सारे मैन इक्वली एफिशिएंट होने चाहिए तब ऐसा होगा, ठीक है। सो आंसर इज सी। अच्छा, क्या कहा जा रहा है, व्हेन एक्स टू द पावर 13 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, तो रिमाइंडर इज, हमें ये तो पता है कि जब एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, एफ ऑफ ए। तो एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब एफ ऑफ 1 हो जाएगा, एफ ऑफ 1 मतलब आंसर इज 2। सो बेसिकली 20 का डी, ठीक है। या नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन says the volume of a rectangular solid each of whose side front and bottom faces are this 6 square inch। ओके, तो बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि साइड फ्रंट एंड बॉटम, ओके, साइड फ्रंट एंड बॉटम, तो साइड वाले का कितना है 12 स्क्वायर इंच, 12 स्क्वायर इंच, ठीक है। और फ्रंट वाले का, तो इसका मतलब बेसिकली ऐसा समझ लो, मान लो ये लेंथ L है, ये B है, ये H है, तो इसमें इतना दिमाग नहीं लगा के हमें ये पता है कि BH 12 दिया है और LH मतलब फ्रंट, फ्रंट मतलब LH कितना दिया है 8, और दैट इज़ BH और फिर LH हो गया, और LB कितना दिया हुआ है, LB इज़ गिवन एज 6। तो बेसिकली LBH का होल स्क्वायर ये कितना हो गया 12 इंटू 48। सो बेसिकली LBH ही तो वॉल्यूम है, तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 12 इंटू 48 इसका स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, तो 12 इंटू 48 को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 12 इंटू 4, तो 12 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स, 24 क्यूबिक यूनिट्स। क्यों? क्योंकि हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं। सो 24 क्यूबिक यूनिट्स दैट इज़ द आंसर। अच्छा, 24 क्यूबिक इंच हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट की जगह इंच दिया हुआ है, सो 24 इज़ द आंसर। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन सेज सक्सेसिव डिस्काउंट। अब क्वेश्चन किसकी आ गई, सक्सेसिव डिस्काउंट की। तो अब देखो इसकी शॉर्टकट है, ये बच्चों एग्जामिनेशंस में पढ़ाए जाते हैं, जैसे एसएससी वगैरह में। शॉर्टकट क्या है कि अगर आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, जैसे R1 10%, R2 20%, ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो जाता है 10% प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बाई 100 दैट इज इक्वल टू 28%। सो बेसिकली दिस गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 28%। अच्छा, जिन बच्चों को ये नहीं पता तो बेसिकली ये कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, पहले 100 लो, 100 में 10% डिस्काउंट दिया तो 90 हो गया, फिर 90 में 20% डिस्काउंट दिया तो 18, मतलब कितना हो गया 72। तो ओवरऑल 100 रुपया था, अब 72 में बेचा तो डिस्काउंट कितने का हुआ 28%, काम ख़त्म। नेक्स्ट क्या कह रहा है 23 नंबर, ए मैन बाइज ए हाउस फॉर $10,000। अब डॉलर है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 रुपी मान लो। रेंट इट, ही पुट्स 12.5% ऑफ ईच मंथ्स रेंट असाइड फॉर repairs and upkeep, pays $325 a year taxes and realizes 5 whole 1/2% on his investment। तो मंथली रेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक हाउस को इतना में बाई किया गया और 12.5% मंथ रेंट को रिपेयर के लिए रखता है और अपकीप पेज $325। हाँ तो ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ऐसा है कि बेसिकली मान लेते हैं कि साल का रेंट कुछ एक्स है, ठीक है। पूरे साल का रेंट अगर हम माने 23rd नंबर, लेट ईयरली रेंट इज एक्स इज एक्स डॉलर, ठीक है, एक्स डॉलर। मैं एक्स रुपये करके भी बनाऊँ तो बात वही है। अब बोला क्या गया है, बोला ये गया है बच्चों कि 12.5% रख लेता है ऑफ ईच मंथ्स रेंट, ठीक है।
तो बेसिकली 12.5% का मतलब कितना है, किसका 12.5 अगर निकालेंगे तो 12.5 ऑफ एंड रियलाइजेस 1/2% ऑन इस इन्वेस्टमेंट। ओके, इसका मतलब उसका इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, साल का 5.5% इन्वेस्टमेंट उसका आ जा रहा है। तो बेसिकली 5.5% होगा कितना, तो 11/200 इंटू 10,000, तो ये बचा $550। तो $550 लगभग उसका आ जा रहा है, मतलब एक साल में $550 का उसका इन्वेस्टमेंट रह रहा है। अब ईयरली रेंट हम क्या माने, एक्स माने, और एक्स का जो भी आ रहा है 12.5%, ठीक है, मंथ रेंट का रिपेयर के लिए रखता है, और $325 टैक्स देता है। तो इसका मतलब क्या है, मान लो ईयरली रेंट एक्स था, तो 12.5% ऑफ एक्स मतलब कितना हो गया, 25/200 ऑफ एक्स, और साथ में 325 टैक्स देता है। ये कुल मिला के इसको लगभग कितना आ जाता है, $550। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 7x/8 इज इक्वल टू 550, 850, 875। सो बेसिकली ये कटेगा 717,125। तो x कितना हो गया, 1000। तो बेसिकली ईयरली रेंट इसका $1000 है। अब $1000 अगर ईयरली रेंट है, तो अब ये समझो कि मंथली रेंट कितना हो जाएगा, 1000/12, तो 12×8 = 96, 40, 12×3 = 36, मतलब 83 समथिंग। सो $83.33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 125 इंटू 625/25 इज इक्वल टू। तो हमें लॉग का प्रॉपर्टी पता है कि log AB/C अगर लिखा हुआ है तो डैट इज इक्वल टू log A प्लस log B माइनस log C। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, log 125 को अलग कर लें। अच्छा, हमें ये भी पता है log A to the power n to base A इज इक्वल टू n log A to the base A, और log A to the base A 1 होता है, तो बेसिकली इसका आंसर n हो जाता है। अब ये देखो बच्चों, क्वेश्चन 25 में log 125 टू द बेस 5, तो ये तो 3 हो जाएगा, और प्लस ऐसा रहेगा, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, log ऑफ 125 टू द बेस 5 प्लस log ऑफ 625 टू द बेस 5 माइनस log ऑफ 25 टू द बेस 5। तो ये कितना हो गया बच्चों, 5 का क्यूब, तो 3 बाहर आ जाएगा, प्लस 625 मतलब 5 टू द पावर 4, तो 4 बाहर आ गया, -2। सो बेसिकली आंसर इज़ 5। तो आंसर इज़ 5 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ m, क्वेश्चन 26 सेज log ऑफ m टू द बेस 10। तो जो n वाला भी है मैं उसको एक तरफ ले आता हूँ, इज इक्वल टू b। अब पूछा क्या गया है कि n कितना होगा, m कितना होगा। सो m निकालने के लिए क्या किया जा सकता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि log ऑफ mn टू द बेस 10। क्यों, log a प्लस log b, अगर बेस सेम है तो log a b डेट इज इक्वल टू b। तो बेसिकली mn इज इक्वल टू 10 टू द पावर b हो गया। क्यों, log का तो मतलब ही यही है, log x टू द बेस a इज इक्वल टू b मीन्स a टू द पावर b इज इक्वल टू x, provided certain restrictions with base, that is a cannot be 0, a cannot be negative, a cannot be 1। so this is the value। तो हमसे पूछा क्या गया m, तो m कितना हो जाएगा 10 टू द पावर b by n। so basically that is 10 to the power b by n e number। now question number 27 says, क्या बोल रहा है, ए कार ट्रेवल्स 120 miles फ्रॉम a to b at 30 miles per hour but returns the same distance at 40 miles per hour, the average distance for the round is closest to। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 240। सो फॉर 27 नंबर क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस कितना है 240 माइल्स, और टोटल टाइम कितना लगा है, जाते टाइम 30 माइल, तो जाते टाइम 4 घंटा, आते टाइम 3 घंटा। सो बेसिकली 240/7 डेट इज द आंसर। सो 7 3 21 30 7 4 28। सो बेसिकली इट इज़ अच्छा 7 4 28 20 7 to 14, तो इट इज़ नियर बाई टू 34 माइल पर आवर। ठीक है, सो 34 माइल पर आवर इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Question number 28. A and B start at the same time to ride from Port Xavier to Poughkeepsie, 60 miles away. A travels 4 miles an hour slower than B. B reaches Poughkeepsie and at once turns back, meeting A 12 miles from Poughkeepsie. The rate of A was. अब देखो दोनों सेम टाइम पे, ठीक है, तो कहाँ से गया? स्टार्ट एट द सेम टाइम. ए ट्रेवल्स 4 miles an hour स्लोअर देन बी. ओके, इसका मतलब ये सपोज ए और बी है, कहाँ से जा रहा है? पोर्ट जेरवी से पाउकेप्सी, ठीक है. कितना दूर है? 60 माइल. ओके, अब शुरू कहाँ हुआ? ए और बी सेम टाइम पे शुरू हुआ है. ए एंड बी आर एट सेम टाइम. ए ट्रेवल्स 4 miles an hour स्लोअर देन बी. तो इसका मतलब ए का जो स्पीड है वो मान लेते हैं x माइल पर आवर, तो बी का जो स्पीड है वो x प्लस 4 माइल पर आवर होगा, माइल पर आवर. अब क्या बोल रहा है? बी रीचेस पाउकेप्सी एंड एट वंस टर्न्स बैक, मीटिंग ए 12 miles फ्रॉम पाउकेप्सी. तो इसका मतलब बेसिकली कुछ यहाँ पे मिला होगा. तो कहने का ये मतलब है, अगर सिंपल तरीका समझो तो ए 48 miles ट्रेवल किया और बी 72 miles ट्रेवल किया और दोनों सेम टाइम पे मिल गया. तो बेसिकली 48 miles अगर x माइल पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करे तो टाइम कितना लगेगा? 48/x. और इसी टाइम में उसने 72/x प्लस 4 ट्रेवल करा. टाइम तो दोनों के लिए ही. तो बेसिकली हाउ टू फाइंड x? 12 4 48, 12 6 72. सो 6x इज इक्वल टू 4x प्लस 16 वेयर x इज इक्वल टू 8. x कितना हो गया? 8. सो आंसर इज 8 माइल पर आवर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 29 says a manufacturer built a machine which will address 500 envelopes in 8 minutes. He wishes to build another machine so that when both are operating together they will address 500 envelopes in 2 minutes. अच्छा, पहले कितना में? 8 मिनट में. फिर कितना में हो जाता है? 2 मिनट्स में. The equation used to find how many minutes x it would require the second machine to address 500 envelopes alone is. बेसिकली दिया क्या है कि पहला मशीन 500 इन्वेलप 8 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा? 500/8 इन्वेलप बनाएगा. अच्छा, सेकंड मशीन का नहीं पता, वो x मिनट में मान लो 500 इन्वेलप बनाता है, ठीक है. तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 500/x इन्वेलप, ठीक है. तो दोनों मिल के 1 मिनट में कितना बनाएगा? सो डेट इज़ 500/8 प्लस 500/x इन्वेलप. अच्छा, अब दिया क्या है कि 2 मिनट में दोनों मिल के 500 इन्वेलप बनाता है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 500/2 हो गया. 500 हटा तो सबसे, तो 1/x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/2. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 30. फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 15 गर्ल्स लीव. ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स 15 गर्ल्स लीव. देयर आर देन लेफ्ट 2 बॉयज़ फॉर ईच गर्ल. ठीक है. आफ्टर दिस 45 बॉयज़ लीव. देयर आर देन 5 गर्ल्स फॉर ईच बॉय. द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द बिगनिंग वॉज. तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स वेयर x एंड बॉय वेयर y. तो कहा क्या गया? 15 गर्ल्स लीव. तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन 15 गर्ल्स लीव, तो x माइनस 15. ठीक है. अब क्या बोला? देयर आर देन लेफ्ट 2 बॉयज़ फॉर ईच गर्ल. तो इसका मतलब हर गर्ल के लिए 2 बॉयज़ बचा हुआ है. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं बॉयज़ का जो नंबर है इसका दुगना होगा. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अगर लड़कियों का नंबर x माइनस 15 है तो बेसिकली लड़कों का नंबर कितना हो जाएगा? तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 15 हो जाएगा. 2 इंटू एक्स माइनस 15 ये हो गया. ठीक है. सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 30 इस केस में हो गया. ठीक है. अब क्या कहा? आफ्टर दिस 45 बॉयज़ लीव्स. अच्छा, 45 बॉयज़ लीव मतलब 2x माइनस 30 पहले था, इसमें 45 लड़के चले गए. अब 45 लड़के जाने के बाद 5 गर्ल्स फॉर ईच बॉय हो गया. इसका मतलब अब क्या कहा जा रहा है? तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 30 था पहले, तो 5 गर्ल्स फॉर ईच बॉय. अब बॉय कितने बचे? इतना. तो गर्ल्स कितने हो गए? 5 इंटू 2x माइनस 75.
सो बेसिकली 5 इंटू 2x-75, तो ये तो होना चाहिए इक्वल कि x-15 मस्ट बी इक्वल टू 2x-75 इंटू 5। तो यहाँ से कितना आ गया 10x और माइनस एक्स 9x, 9x इधर हो गया और 75 इंटू 5, सो 75 350 375 तो 360, 9x बराबर 360, तो x कितना हो गया 40, तो y कितना हो जाएगा 50। तो बेसिकली पूछा क्या गया था, ये तो 40 हो गए, ये 50 हो गए, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन द बिगनिंग वॉज 40, तो नंबर ऑफ गर्ल्स बिगनिंग में 40 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 31, जॉन ऑर्डर्ड 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक एंड सम एडिशनल पेयर्स ऑफ ब्लू सॉक्स, मतलब ब्लैक और ब्लू 4 पेयर किसके थे, ब्लैक, और सम पेयर तो x मान लेते हैं। द प्राइस ऑफ द ब्लैक सॉक्स पर पेयर वॉज ट्वाइस ऑफ डैट ऑफ द ब्लू, ठीक है, पर से तो 4 मंगवाए थे, तो इसका मान लेते हैं y था टका, तो ये पर पेयर का दाम कितना था 2y। When the order was filled, it was found that the number of pairs of the two colors had been interchanged. अच्छा, नंबर ऑफ द टू कलर्स हैड बीन इंटरचेंज, मतलब हुआ क्या बच्चों, ब्लैक दे दिया वो x नंबर और ब्लू दे दिया वो 4। अब प्राइस तो y ही था और यहाँ पे 2y था, तो होता क्या है, बिल जो था जितना भी आया उसका प्राइस इंक्रीज हो गया 50%। सो द रेशियो पूछा गया है, x:y पूछा गया है, मतलब द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स टू द नंबर ऑफ पेयर ब्लू सॉक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर वॉज। तो बेसिकली अगर हम x निकाल लें तो पहले हमको ये बता दो बच्चों कि पहले इसका बिल कितना आया होगा, xy प्लस 8y, ये आया होगा। अब कितना आना चाहिए था, 4y प्लस 2xy, ये आना चाहिए था। तो बिल क्या हुआ है, इसे 50% इंक्रीज हो गया है, मतलब xy प्लस 8y से 50% ज़्यादा है, ठीक है, तो 50% किसका, इसी का, तो प्लस हाफ xy प्लस 8y, मतलब बेसिकली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि xy प्लस 8y प्लस हाफ ऑफ xy प्लस 8y डैट इज इक्वल टू 4y प्लस 2xy, ये है अकॉर्डिंगली। सो बेसिकली यहाँ से क्या आ जाएगा कि 3/2xy प्लस 12y इज इक्वल टू 4y प्लस 2xy, ये हो गया। तो इसका मतलब 8y इज इक्वल टू xy/2, ये है। तो बेसिकली y अगर कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, 8 माइनस x/2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो y तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि प्राइस अगर 0 हो गया तब तो सारे 0 हो जाएंगे, तो इसका मतलब x को क्या होना पड़ेगा 16। अब x अगर 16 है तो बेसिकली नंबर ऑफ ब्लू जो पेयर्स थे शॉक्स के वो 16 आ गए, तो रेशियो कितना हो गया 1:4, सो 31, आंसर इज सी 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 32, क्या कह रहा है बच्चों, एक 25 फुट का लैडर है, इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल ऑफ ए बिल्डिंग, द फुट ऑफ द लैडर इज 7 feet फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लिप्स 4 feet देन द फुट ऑफ द लैडर विल स्लाइड। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 25 फुट का लैडर है, उसको ऐसे स्लाइड करके रखा गया, फुट ऑफ द लैडर इज 7 feet फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का बेस ये है तो 7 feet यहाँ से, तो 25 और 7 ये हो गया। सो बेसिकली टॉप ऑफ द लैडर तो 25 और 7, तो इधर ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर का रूट अंडर डैट इज इक्वल टू 24, तो 24 फीट ये हो गया, ठीक है। अब टॉप ऑफ द लैडर स्लिप्स 4 feet, तो इसका मतलब इस बार टॉप ऑफ द लैडर कहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे पहुँच गया, मतलब ये 20 feet हो गया, तो 20 feet होने से अब अगर वर्टिकल 20 हो गया तो हॉरिजॉन्टल को कितना होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 25 ही रहेगा, तो 25 मतलब 25 का स्क्वायर, लेंथ ऑफ लैडर जो है वो तो सेम ही रहेगा, तो 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर का रूट अंडर, सो बेसिकली 20, तो अब क्या है, नहीं 25, 225, सो 225 इज 15,
पहले 7 फीट था, अब 15 फीट है, तो बेसिकली स्लाइड कितना करा है उसने, 8 फीट। सो 32 का आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 सेज, सो 33 क्या है बच्चों, द नंबर ऑफ सर्कुलर पाइप्स विथ एन इनसाइड डायमीटर ऑफ 1 इंच विच विल कैरी द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ए पाइप विथ एन इनसाइड डायमीटर ऑफ 6 इंच। ओके, तो नंबर ऑफ सर्कुलर पाइप्स, तो सर्कुलर पाइप का मतलब क्या है, मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन जो पाइप का है वो एक का कैपिटल आर है, दूसरे वाले का स्मॉल आर है। ठीक है, स्मॉल आर। तो बेसिकली इसका मतलब क्रॉस सेक्शन जो बड़े वाले पाइप का होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो बस रेशियो ही देखना है हमें, तो 6 इंच वाला है, तो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पाइप्स हम कह रहे हैं एन इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी बच्चों, एन इंटू पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, डैट विल बी द नंबर ऑफ पाइप्स। तो कितना हो गया ये, 36 पाई डिवाइडेड बाई पाई। सो नंबर ऑफ स्मॉल पाइप्स विल बी 36 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 34, क्या बोल रहा है बच्चों, व्हेन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए टॉय बैलून इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 इंचेस टू 25 इंचेस। ओके, सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर, पहले 20 था, अब 2 पाई आर डैश कितना है, डेट इज़ 25। तो रेडियस पूछ रहा है कितना इंक्रीज हुआ है। सिंपल है कि ये दो इक्वेशन दिया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना हो जाएगा। सो बेसिकली दिस विल बी 2 पाई आर माइनस आर डैश डेट इज इक्वल टू -5, या फिर ऐसा कह सकते हो आर डैश माइनस आर इज इक्वल टू 5/2 पाई। तो इंक्रीज कितना हुआ है, 5/2 पाई इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी इज इक्वल टू 24। ओके, कुछ ऐसा दिया हुआ है। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, तो ये समझो कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब ए क्यों, 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, डेट इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर। सो दिस इज ए बी सी राइट एंगल। अब बोला क्या गया, बोला गया कि रेडियस होता है इंस्क्राइब्ड सर्कल, तो सर्कल कुछ ऐसा रहा होगा, सर्कल वुड बी समवॉट लाइक दिस। अब अगर इन सर्कल है इंस्क्राइब्ड सर्कल, तो ये आर होगा, अच्छा ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। तो बेसिकली अगर हम इसको ज्वाइन करें यहाँ से, तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा, मतलब सिंपल सा बात है, एरिया ट्रायंगल ओ ए बी प्लस ओ ए सी, एरिया ट्रायंगल ओ ए सी प्लस एरिया ट्रायंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए बी सी, ये हो जाएगा। सो ओ ए बी, एरिया ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ओ ए बी हाफ इंटू आर इंटू 20, कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 24, 20 मान लो ये 24 है, ये 10 है, ये 26 है। सो हाफ इंटू आर इंटू 26 प्लस हाफ इंटू आर इंटू 10 प्लस हाफ इंटू आर इंटू 24 शैल बी इक्वल टू हाफ इंटू 24 इंटू 10, ये होना चाहिए। तो r/2 तो सबसे कॉमन ले लो, बचा कितना 36, 46, 56, 60। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 120 एंड दिस इज 30, तो 30 से कट गया 4, तो r कितना हो गया 4 इंच। सो r इज़ 4 इंच, आंसर ऑफ r इज़ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, या क्वेश्चन नंबर 36, अ मर्चेंट बाइज गुड, ठीक है, ओके, और कितना है, अ मर्चेंट बाइज गुड्स एट 25% ऑफ द लिस्ट प्राइस, हाँ ठीक है, 25% of the list price. He decides to mark the goods so that he can give a discount of 20% on the marked price and still clear a profit of 25% on the selling price. What percent of the list price must he mark the goods? ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो मर्चेंट बाइज गुड्स एट 25% ऑफ द लिस्ट प्राइस, ही डिसाइड्स टू मार्क द गुड्स, तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है, मान लो मर्चेंट का कॉस्ट प्राइस सी है, ठीक है, और लिस्ट प्राइस एल रख लेते हैं, मार्क प्राइस को एम रख लेते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस को एस रख लेते हैं और प्रॉफिट को पी रख लेते हैं।
ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या कहना चाह रहा है, मान लो डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस में, ठीक है, मार्क प्राइस में कितना परसेंट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐसा कहा जा रहा है मार्क प्राइस में 20% डिस्काउंट दिया तो m/5 हो गया, ठीक है, एंड स्टिल क्लियर से प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मान लो ऐसे, सो एस बराबर कितना हो जाएगा 4m/5, एक रिलेशन ये आ गया। अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये भी बात है। और क्या कहा है बच्चों, 25% ऑफ द लिस्ट प्राइस में गुड खरीदा है, तो 25% ऑफ द लिस्ट प्राइस में गुड्स खरीदा है, तो इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, L माइनस 25% ऑफ द लिस्ट प्राइस मतलब L/4, दैट इज 3L/4, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमको मिल गया, सेलिंग प्राइस हमको मिल गया। अब इस दोनों का रिलेशन कैसा है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस इसका कितना है 4m/5, कॉस्ट प्राइस कितना है 3L/4, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कह रहा है 25% ऑन द सेलिंग प्राइस, तो 25% ऑन द सेलिंग प्राइस मतलब 1/4, और सेलिंग प्राइस कितना है 4m/5, तो बेसिकली ये हो गया, सो दिस इज 3L/4, तो 4m माइनस 3m/5 इज इक्वल टू 3L/4, ये है 3m कट गया, तो हम क्या कह रहे हैं, एट व्हाट परसेंट ऑफ द लिस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क द गुड्स, तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू कितना हो गया 5/4 इंटू L, तो 5/4 ऑफ द लिस्ट प्राइस, व्हाट इज 5/4, 5/4 इज बेसिकली 125%, सो 125% में मार्क करेगा, डन, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, ठीक है, एंड a ग्रेटर देन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अगर x 1 है तो y 0 होगा, ये तो ट्रू है, x अगर a है तो y 1 होगा, ये भी ट्रू है, इफ x इक्वल टू -1 y इज इमेजनरी, सो दिस इज नॉट करेक्ट, मतलब वी डोंट नो अबाउट x, ये इनकरेक्ट है, मतलब इसके बारे में, हाँ रियल नंबर के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि अगर x -1 रखें तो बेसिकली x तो डिफाइन होगा ही नहीं इस केस में। अच्छा, अगर x कह रहा है 0 से 1 है तो y इज़ ऑलवेज लेस देन 0 एंड डिक्रीजेज विदाउट लिमिट एज x अप्रोचेस 0, तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, अगर x 0 से 1 है तो ये वाला केस बन रहा है, ग्राफ अगर देखो ये बच्चों, तो x 0 से 1 है तो y हमेशा लेस देन 0 होगा, ट्रू है, ये 1,0 है, ट्रू है, एंड डिक्रीजेस विदाउट लिमिट एज x अप्रोचेस 0, ट्रू है, डी इज ट्रू, ओनली सम ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या ओनली सम ऑफ द स्टेटमेंट्स एबव आर करेक्ट, बिल्कुल, तो इसका मतलब हम ये क्या कहेंगे, इनकरेक्ट में सी के लिए एक केसेस ऐसा किया जा सकता है कि x इक्वल टू -1 y इज इमेजनरी कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट, वैलिड स्टेटमेंट इन द सेंस कि x का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वो रियल ही लेते हैं, ग्रेटर देन 0 लेंगे इस केस में, ठीक है। चलो, तो ओनली सम ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 38, इफ द एक्सप्रेशन ACDB हैज़ द वैल्यू AB माइनस CD, मतलब ऐसे लिखा जाता है बच्चों, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ AB C एंड D देन द इक्वेशन, तो ये कितना हो जाएगा 2x² माइनस x इक्वल टू 3, सो डैट इज इक्वल टू 2x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो बेसिकली कितना हो गया x 2x माइनस 3 प्लस 1 डैट इज 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो बेसिकली x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 3/2, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ फॉर विच दिस विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है, तो दो वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, -1 और 3/2 के लिए, सो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर इज ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सेटिस्फाइड फॉर टू वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 39, गिवन द सीरीज 2 + 1 + 1/2 + 1/4 एंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये एक जीपी लग रहा है, जीपी मतलब क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 1/2 और हर के लिए ट्रू है,
तो 2 + 1 + 1/2 और ये चलता जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो बेसिकली इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। तो a क्या है, फर्स्ट टर्म 2, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 1/2। सो बेसिकली द आंसर इज 4। तो द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द 4 कैन बी मेड लेस देन एनी पॉजिटिव क्वांटिटी। द सम अप्रोचेज ए लिमिट, ये तो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन 5 इज करेक्ट। द सम इंक्रीजेज, ये गलत है। सम डिक्रीजेज, ये गलत है। द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड जीरो कैन बी मेड लेस, ठीक है, एंड जीरो कैन बी मेड लेस देन एनी पॉजिटिव क्वांटिटी नो मैटर हाउ स्मॉल। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट ये सोचो क्वेश्चन ऑप्शन 4, द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड 4, ठीक है, तो ये तो सम है और ये 4 है, तो इसका वैल्यू तो हम लोग अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं 4। तो कह रहा है कैन बी मेड लेस देन एनी पॉजिटिव क्वांटिटी नो मैटर हाउ स्मॉल, या दैट कैन बी डन। सो 4 एंड 5 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिट। तो लिमिट का ये बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर में x + 1 और x - 1 है, by x - 1 दिस गेट्स कैंसल्ड। नाउ इफ वी कैन पुट द वैल्यू सो इट विल बी 2। तो लिमिट कितना हो जाएगा बच्चों, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन ax² + bx + c a ग्रेटर देन 0 इज। अब लीस्ट वैल्यू कहाँ पे आता है बच्चों, मान लो कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है जहाँ की a ग्रेटर देन 0 है, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। तो बेसिकली जो इसका वर्टेक्स होता है वहाँ पे वैल्यू मिनिमम आता है। तो -b/2a, -d/4a ये होता है। तो पूछा है कि फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो फंक्शन का वैल्यू -d/4a होगा। अब d क्या होता है, -b² - 4ac/4a। सो बेसिकली ये कितना हो गया, 4ac - b²/4a। डन। सो d इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द इक्वेशन x⁴ इज सेटिस्फाइड बाय। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है कि अगर हम x⁴x को देखें तो बेसिकली दिस इज रिटन एज x पर पावर क्या है, इनफाइनाइट, एंड ये लिखा हुआ है 2 बच्चों। सो एक्सपोनेंट का वैल्यू कितना है, x⁴ इन्फिनिटी, और ओवरऑल x⁴ इन्फिनिटी क्या है, 2। ये बार बार कहता रहा हूँ बच्चों कि इन्फिनिटी में से अगर एक x भी ड्रॉप कर लो सो इट विल अगेन टेंड टू इन्फिनिटी। तो मैं ये ऐसा मान सकता हूँ कि इसका भी वैल्यू 2 है। सो x⁴ विल बी इक्वल टू 2 इटसेल्फ, ठीक है। अगर ये 2 हो गया तो x का वैल्यू कितना हो गया, √2। सो x इज √2। सॉरी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 43 द सम टू इन्फिनिटी ऑफ दिस 1/7, 2/7 + 1/7³ + 2/7 टू द पावर 4। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं बच्चों, इसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, एक तो s1 मान लेता हूँ, 1/7 + 1/7³ प्लस कितना रहेगा 1/7 टू द पावर 5, ये चलता रहे। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है 1/7, 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/7²। क्यों, इनफाइनाइट जीपी का सम जो होता है वो a/1 - r होता है बच्चों, जहाँ की a फर्स्ट टर्म है और r जो होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो निकालते कैसे हैं, सेकेंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड कर लो, यू विल गेट द वैल्यू 1/7²। तो बेसिकली ये कितना हो गया 1/7 और 7², तो ऊपर जाएगा तो 7 बचेगा, 49 - 1 7/48। अच्छा, ये S1 है। अगर S2 की बात करें तो 2 तो सब में कॉमन होगा, और बेसिकली 1/7², तो ऊपर में 1/7² रहेगा और नीचे में वही रहेगा 1 - 1/7²। तो ये कितना हो गया बच्चों 49 कट जाएगा, एंड बेसिकली दिस विल बी 48, तो 1/24। तो टोटल सम कितना हो जाएगा 7/48 + 2/48। सो दिस विल बी 9/48। सो 3/16। सो आंसर इज 3/16। तो 3/16 किसी में नहीं, तो आंसर विल बी नन ऑफ दिस, ठीक है। सो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log x। ओके, सो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x क्या कह रहा है, कट्स द y एक्सिस। देखा जाए अब y इज इक्वल टू log x का केस में x को क्या मानेंगे, मतलब log है तो बेस 10 मानेंगे। 10 मानने पे
ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, ये 1,0 होता है, तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ऐसा ग्राफ है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को तो कट करता ही करता है, कटता है एक्स एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डायगनल्स दैट कैन बी ड्रॉन इनटू द पॉलीगन ऑफ 100 साइड, तो 100 साइड है, इसका मतलब क्या हो गया, अब नंबर ऑफ क्या बोला है, डायगनल्स, तो हाउ डू वी फाइंड द नंबर ऑफ डायगनल्स, एक सिंपल सा तरीका है, मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है रैंडम, तो क्वाड्रिलेटरल में साइड्स कितने हैं, n इज इक्वल टू 4, तो बेसिकली डायगनल कितने हैं, तो डायगनल डायगनल 2 है, तो निकालते कैसे हैं टोटल, तो निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, ऐसा समझो कि हमारे पास अगर थोड़ा मोड़ा परमुटेशन कम्बिनेशन में समझ में आता है, तो कितने वर्टेक्स हैं हमारे पास, 4 वर्टेक्स, 4 में से हमें चूज़ कितने करने हैं स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, कोई भी दो, तो 4 में से अगर कोई भी दो सेलेक्ट करेंगे तो टोटल मेरे पास कितना आया, 6, लेकिन इसमें से साइड्स कितने हैं, 4, तो बेसिकली अब कितना आएगा नंबर ऑफ डायगोनल, 2। तो अगर इसी को जनरलाइज करें n साइड्स के लिए, तो बेसिकली n में से कोई भी दो साइड चूज करेंगे, कोई भी दो वर्टेक्स, n में से कोई भी दो वर्टेक्स अगर चूज करेंगे बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सेगमेंट मिलेगा, या फिर एक कह लो या तो साइड मिलेगा या तो डायगोनल मिलेगा। अब इसमें से अगर नंबर ऑफ साइड हम माइनस कर दें, तो बेसिकली ये नंबर ऑफ डायगोनल्स दे देगा, सो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। अब ये मिल गया, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन मिल गया, तो मतलब कितना हो गया, n/2 n इंटू एन माइनस 1/2 माइनस एन, डेट इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 3/2। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स 100 साइड, तो 100 इंटू 97/2, so this will be 9545 450 7535, so 4850, that is the answer, so answer is 4850, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 46, क्या कहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी 12 है, ए सी 7 और बी सी 10 है, ठीक है, तो यहीं पे देख लिया जाए, ए बी 12 और ए सी 7 और बी सी 10 है, ठीक है, तो इफ़ द साइड्स ए सी, ए बी एंड ए सी आर डबल्ड, ए बी और ए सी को डबल कर दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 14, क्या कह रहा है, बी सी को सेम रखा गया, देन अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये सोचो बच्चों कि ए सी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए बी हो गया, इसका मतलब दिस इज ए, दिस इज बी, समवेयर इट इज सी, तो ए सी कितना था 14, बी सी कितना था 10, मिला के कितना हो गया ए बी, तो ये तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया डबल होने की बात नहीं है, एल्टीट्यूड भी, एरिया भी नहीं, मीडियन अनचेंज, एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बिकम 0, ठीक है, सो 46 डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल है, वो इंस्क्राइब किया गया ट्रायंगल में, हैज़ इट्स बेस, ठीक है, coinciding with the base B of the triangle. If the altitude of the triangle is h and the altitude x of the rectangle is half of the base of the rectangle, then इसका मतलब क्या है, एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया गया है ट्रायंगल में, ओके, मतलब कुछ ऐसा है फिगर, ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर में एक रेक्टेंगल बनाया गया है, ठीक है, हैज़ इट्स बेस कोइंसाइडिंग विद द बेस ऑफ द ट्रायंगल, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका बेस पूरा बी दिया हुआ है, अब कह रहा है एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज एच, ये भी मान लिया, अब क्या कहा जा रहा है, एल्टीट्यूड एक्स ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ द बेस ऑफ द रेक्टेंगल, सो दैट इज हाफ ऑफ द बेस ऑफ द रेक्टेंगल, ओके, देन तो हाफ ऑफ द बेस ऑफ द रेक्टेंगल मतलब अगर रेक्टेंगल का बेस मान लो कुछ मानते हैं, तो हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ मतलब एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, तो हम बेस कह रहे हैं ये पूरा कितना है 2x,
डन। और हमको ये पता है कि इस ट्रायंगल में सिमिलैरिटी देखी जा सकती है। कौन से ट्रायंगल में? नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी ई। सो आई कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ए बी बाय बी सी। तो बी सी कितना हो जाएगा? सो ए बी इज, और ठीक है, कैसा ट्रायंगल है? ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल है इज बेस कोइंसाइडिंग विद द एल्टीट्यूड। अच्छा, अगर ये सिमेट्रिक है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि h बाई बी बाई टू, सो डैट विल बी, या फिर एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को देखते हैं, ये वाला कौन सा, इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई, क्या नाम है, एफ। ये ट्रायंगल का सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो ए एफ का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? एच माइनस एक्स, और एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? सो एच माइनस एक्स विल बी डिवाइडेड बाय, क्या ले रहे हैं, एच, इज इक्वल टू, सिमिलैरिटी अगर देख रहे हैं तो ई एफ देखेंगे, ई एफ का वैल्यू कितना है? सो ई एफ का वैल्यू इज एक्स, और बी सी का वैल्यू कितना है? बी बाई टू, तो बेसिकली टू एक्स बाई बी। तो यहाँ से हमको एक चीज़ तो मिल गया, क्या? एक्स चाहिए था, इज हाफ ऑफ द बेस ऑफ द रेक्टेंगल, देन एक्स चाहिए, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? वन माइनस कितना हो जाएगा? एच बी माइनस एच एक्स इज इक्वल टू टू एच एक्स। तो बेसिकली एक्स बाहर ले लिए, तो एच बी माइनस बी, सॉरी दिस इज बी एक्स, सो एक्स बाहर ले लिए, तो एच बी बाय टू एच प्लस बी, एच बी बाय टू एच प्लस बी, सी is the answer for this. Next question says 48. A point is selected at random inside an equilateral triangle. From this point, perpendicular are dropped to each side. The sum of this perpendicular is, ठीक है, तो sum of perpendicular is, ये बेसिकली दिस इज अ थ्योरम। अब ये थ्योरम सिंपल सा स्टेटमेंट ये कहा जा सकता है, देखो बच्चों को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, सो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में रैंडम कोई पॉइंट लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, एंड दिस इज, इसको बोल देते हैं एच ए, या फिर परपेंडिकुलर P1, दिस इज P2, दिस इज P3, ठीक है। सो नाउ इफ आई ज्वाइन दिस, so if I join this and if I say कि half into base A into P2 plus half into A into P3 is equal to plus half into A into P1, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबका साइड सेम होगा, डेट इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड इसका कुछ ऐसा हो सकता है, सपोज द एल्टीट्यूड इज एच, तो हाफ इंटू एच इंटू ए, हाफ ए तो सबसे कट जाएगा, तो बेसिकली बचा क्या? P1 प्लस P2 प्लस P3, ये हमेशा एल्टीट्यूड के बराबर होगा, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इज ऑलवेज इक्वल टू द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। डन, सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ए ट्रायंगल हैज ए फिक्स्ड बेस, ठीक है, दैट इज 2 inches long. The median from A to side BC is 1.5 inches long and can be any position emanating from A. So the locus of the vertex C of the triangle is, अब लोकस निकालना है। इजी अप्रोच ऐसा कर सकते हैं बच्चों कि वी कैन यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली हाउ इट कैन बी डन, मान लो एक ट्रायंगल जो कि ए बी 2 inches लॉन्ग है, तो ए को हम ऑरिजिन मान सकते हैं, बी को 2,0 मान लिया। अब क्या कहा था, मीडियन फ्रॉम ए टू साइड बी सी, तो सी कहीं भी रैंडम होगा, तो ए से बी सी की तरफ एक मीडियन खींचा गया है, ठीक है, ये डी है। अच्छा, सी का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई मानते हैं, तो बेसिकली बी डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2/2 और वाई बाई 2, और दिया क्या है, इसका लेंथ दिया हुआ है 1.5 inches, तो बेसिकली ए डी का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/2 डेट इज 9/4 एंड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2
बाय 4, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4. तो बेसिकली 4 गेट्स कैंसल्ड एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 9. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो लोकस है वर्टेक्स सी का वो क्या है, बेसिकली इट इज़ ए सर्कल और सर्कल का रेडियस कितना है 3 इंच. तो दिस इज ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 इंच एंड सेंटर कहाँ है 4 इंच फ्रॉम बी अलॉन्ग बी ए. अच्छा, तो सेंटर इसका कहाँ है -2,0. तो सेंटर कहाँ है -2,0. तो बेसिकली -2,0 कितने दूरी पे है बी से 4 इंच पे. तो हो गया. तो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन of this session 50. It says a privateer discovers a merchantman 10 miles to leeward at 11:45. Okay, ठीक है. With a good breeze bears down upon her at 11 mile per hour while the merchant can only make 8 mile per hour in an attempt to escape. After a 2-hour chase, the top sail of the privateer is carried away. She can now make only 17 miles but the merchantman makes 15. The privateer will overtake the merchantman at. ठीक है, इसका मतलब क्या कहा गया है कि एक प्राइवेटियर है और वो क्या डिस्कवर करता है कि अ मर्चेंट्समैन 10 माइल्स टू लीवर्ड. अच्छा, देयर इज लीवर्ड एंड विंडवर्ड साइड. इसका मतलब क्या होता है, लीवर्ड एंड विंडवर्ड साइड का मतलब है एक तो विंड के तरफ और लीवर्ड मतलब उसके अपोजिट. ठीक है. एंड विथ अ गुड ब्रीज बियर्स डाउन अपॉन हर एट 11 माइल पर आवर. ओके, ठीक है. इसका मतलब वाइल द मर्चेंट्समैन कैन मेक ओनली 8 माइल पर आवर इन हर अटेम्प्ट टू एस्केप. आफ्टर ए 2 hours chase, the top sail of the privateer is carried away. She can now make only 17 miles while the merchant makes 15. Okay, now this is a nice question. बेसिकली कह रहा है कि 11:45 में क्या क्या हुआ है. तो डिस्टेंस जो था शिप्स के बीच में वो 10 माइल था. ठीक है, 10 माइल्स शिप के बीच में डिस्टेंस था. और जो प्राइवेटियर, ये प्राइवेटियर है और एक मर्चेंट्समैन है. ठीक है. तो प्राइवेटियर क्या देखा 11 माइल पर आवर के स्पीड से ये जा रहा था 11 माइल पर आवर. ठीक है. और मर्चेंट्समैन उस टाइम पे कितना 8 के स्पीड पे था 8 माइल पर आवर. तो 8 माइल पर आवर से ये 2 घंटा चला है और ये 11 माइल पर आवर से 2 घंटा चला है. फिर क्या होता है, आफ्टर 2 hours chase the top sail of the privateer is carried away. She can now only make 17 miles. अच्छा, तो ये 17 माइल पर आवर से चलता है बाद में और मर्चेंटमैन मेक चलता है 15 से. ठीक है, 15 माइल पर आवर. ठीक है. प्राइवेट डिस्कस है मर्चेंटमैन 10 माइल्स टू लीवर्ड एट 11:45. अच्छा, तो कह रहा है कि प्राइवेटियर कब मर्चेंट्समैन को ओवरटेक कर लेगा. ओके, तो सबसे पहले ये देखा जाए कि 11 माइल पर आवर की स्पीड से 2 घंटा तक जाने पे ये कितना माइल चल चुका होगा. ये 22 माइल चला होगा. ठीक है. अच्छा, और मर्चेंट्समैन इसी दरमियान कितना चला होगा 16 माइल पर आवर के स्पीड से 8 माइल पर आवर के स्पीड से 2 घंटा, तो 16 माइल चला होगा. ठीक है. और इनिशियल डिस्टेंस कितना था 10 माइल. अब डिस्टेंस कितना रहा है, तो डिफरेंस इन डिस्टेंस ट्रेवल, तो 22 माइल ये 16 माइल, तो डिफरेंस इन डिस्टेंस कितना हो गया 6 माइल्स. तो टोटल डिस्टेंस 2 घंटा के बाद, टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम इज कितना हो जाएगा, ये चला 22 माइल, ये चला 16 माइल, तो गैप कितना रह गया 6. पहले कितना था 10, मतलब 10 - 6 टोटल कितना रह गया, टोटल डिस्टेंस 10 - 6 दैट इज इक्वल टू 4 माइल्स. अब ये 4 माइल है. अब क्या कह रहा है कि प्राइवेटियर ओवरटेक कर लेगा. क्यों ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि भाई इसका स्पीड 17 है, ये 15. कह रहे हैं कि मान लो एक्स टाइम पे ओवरकम किया. ठीक, तो एक्स टाइम पे ओवरकम करने का मतलब क्या है कि जो प्राइवेटियर है वो 17x चला होगा और जो मर्चेंट है वो 15x चला होगा और दोनों के बीच का गैप कितना दिया है
4 माइल का, तो डैट इज़ 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2, तो 2 क्या हो गया 2 आवर, डैट इज़ 2 आवर। सो बेसिकली x 2 आवर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आफ्टर 2 आवर्स, सो इट विल बी 11:45 से 2 घंटा तो हो ही गया था, दैट इज़ 1:45 पे थे, 1:45 PM, 2 घंटा और लगेगा ओवरटेक करने में, सो बेसिकली दिस विल बी 3:45 PM, तो आंसर इज 3:45 PM। दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन एंड ग्राउंड ज़ीरो का क्वेश्चन पहला डिस्कस हो चुका। विल सी अगेन नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हियर।